भारत इस समय एक कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के मॉड्यूल के चक्रव्यूह में है। डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, एक वीडियो सामने आया है जिसमें डॉक्टर उमर, जो पढ़ा लिखा था, न केवल जीएमसी श्रीनगर से पढ़ा था, जीएमसी अनंतनाग में नौकरी कर चुका था, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में यहां पढ़ रहा था, उसका एक वीडियो सामने आया है दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट के बाद, जिसमें उसने सुइसाइड बॉम्बिंग को, फिदायीन हमले को सही जायज ठहराने का प्रयास किया है। उसे प्लान्ड मार्टरडम कहने की कोशिश की और बड़े अंग्रेजी अंदाज में, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए, लेकिन उसकी मनःस्थिति क्या थी, अलग अलग उसके वाक्य निकल कर आ रहे थे। और यही जो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का ये जो दंश है, ये जो सर्प है जो हमें इस समय डस रहा है, उससे कैसे बचा जाए, कितनी गंभीर है यह समस्या। इस समय चक्रव्यूह में मेरे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह है, आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। सर, स्वागत है आपका आतंक के खिलाफ युद्ध में, और वो भी 90 के दशक में जब अलकायदा के आतंकवादी उत्तर प्रदेश में पकड़े जा रहे थे, मोहम्मद उमर शेख, उसको पकड़ने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आप डीआईजी मेरठ थे उस समय। आतंकवादियों का इंटेरोगेशन, पढ़े लिखे आतंकवादियों का इंटेरोगेशन, और ये जो समस्या इस समय हम झेल रहे हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर और इतना बड़ा मॉड्यूल कि कोई कश्मीर में तो कोई उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर शाहीन जैसे ये गिरफ्तार हो रहे हैं, पठानकोट में डॉक्टरों को हिरासत में लिया जा रहा है। कितनी बड़ी समस्या आप इसे देखते हैं भारत के लिए इस समय? डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। निसंदेह बड़ी कृपा की गौरव जी कि आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पर मुझे वार्तालाप का अवसर दिया। बड़ी कृपा आपकी, और आपने बड़ा ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। डॉक्टर, जो कि कहते भगवान के बाद तो डॉक्टर का ही नंबर आता है, लेकिन यह भी कहा जाता है क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं? अपवाद हर जगह होते हैं, और मैं इनको अपवाद के रूप में देखता हूं। एक न है व्हाइट कॉलर का। आप हमें बता दीजिए, जिस रंग का कॉलर आप देखना चाहें उस रंग के चरमपंथी मैं आपको दिखा दूं। सैयद मोहम्मद उमर शेख, जिनका नाम आपने लिया, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म था, वहां का पास आउट था। गोरखनाथ मंदिर पर जिसने आक्रमण किया वो आईआईटी मुंबई का पास आउट था। इसके अलावा कितने उदाहरण दूं कि उसामा बिन लादेन खुद भी एक इंजीनियर था। जिन्होंने ट्विन टावर्स पे हमला किया वो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स या उड़ाने के विशेषज्ञ थे। तो ये कह देना कि केवल ये अशिक्षित और गरीब बैकग्राउंड के थे, जिनका मैंने आपको उदाहरण दिया, पाकिस्तान की वो बायोकेमिस्ट जिसने कि अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर स्वचालित हथियारों से आक्रमण किया, उसका तो मैं समझता हूं कि इतने उसके रिसर्च पेपर से इतनी उसकी पठन पाठन में रुचि थी, लेकिन फिदायीन हो गई वो। अब हम इस पे आते हैं कि ये जो समस्या है, क्या ये समस्या पहली बार आई है? नहीं, इसके पहले भी हमारे देश ने तमाम समस्याएं देखी हैं, और उनके ऊपर सिर्फ 20 ही नहीं पड़ी, 38 पड़ी है, और उनको कर दिया है नेस्तनाबूद। ये भी कालांतर में ये सही है कि हमारा कुछ इकोसिस्टम कुछ साथ कम दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो आप कहते हैं, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, 99% देश कह रहा है कि ऐसे चरमपंथी तत्वों का निस्तारण होना चाहिए। किसी हिंसा से नहीं, किसी मतलब घृणा से नहीं, लेकिन जितना विधि सम्मत तरीके से होना चाहिए। लेकिन एक वर्ग ये कहता कि नहीं 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 नहीं, ये बेगुनाह है और ये इनकी दया के पात्र हैं, और चूंकि भारत सरकार की कई त्रुटियां हैं और दमनकारी नीतियां हैं, और कश्मीर में उसकी नीतियां बहुत ही बेबुनियाद हैं, इसलिए ये चरमपंथी हो रहे हैं। और यही स्वार्थी तत्वों ने, गौरव जी बस एक सेकंड और लूंगा, कि इन्होंने एक शब्द, जो मृत परिवार है संवेदना में, एक शब्द उनके लिए नहीं कहा। इन्होंने इस घटना की निंदा नहीं की। हाँ, जो अश्रुधारा बह रही है अविरल, उसके बारे में देश देख रहा है कि आपके आंसू के थैले सूख क्यों नहीं रहे हैं, इतने ज्यादा आंसू आप बहा रहे हैं, इसका कारण क्या है? और ये तो ये कौन सा है ये वर्ग जो आतंकवादियों के लिए तो आंसू बहाता है, लेकिन आतंकवाद में मारे गए पुलिस वालों के लिए, और वो भी कश्मीर के ही रहने वाले हैं, जैसे नौगाम थाने में जबरदस्त धमाका हुआ और दुर्भाग्यवश वहां पुलिस वाले मारे गए, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी मारे गए, उनके लिए कोई संवेदना नहीं उनके हृदय में? ऐसा क्यों? ऐसा ऐतिहासिक परिदृश्य देख ली कि जैसा जो बड़ा व्यक्ति करता है वही चीज उसको अंतराल में चली जाती है, एक परंपरा बन जाती है। बाटला हाउस एनकाउंटर में मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर हमारे शहीद हुए, उनके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन उनके बारे में संवेदना का एक शब्द नहीं। लेकिन जो चरमपंथी की लाशों की फोटो थी, तो वहां पर अश्रुधारा नहीं रुक रही थी। वहां पे इनकी फोटो को हटाओ, मेरा हृदय पसीज रहा है इन चरमपंथियों की लाशों को देख करके। ये दोहरे मापदंड बिल्कुल चलने वाले नहीं हैं, जिन्होंने समाज और देश के
ये कुछ नहीं किया है, और जो सीरिया में जाके प्रशिक्षण लेकर के आए हैं, मानवता के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस देश चाहता है। अब मैं तो यहां तक कहता हूं गौरव जी कि जो चरमपंथियों को कवर फायर देता है, जो चरमपंथियों को सहयोग देता है, वो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, वो चाहे दलवी हो या अबू आजमी हो, मुझे घोर आपत्ति है उनके एक तरफा बयानों की और गलत सलत ऊल जलूल असंयत बातें करने की। तो क्यों करते हैं कुछ लोग? मतलब मैं किसी नेता का या किसी सिविल सोसाइटी के मेंबर का या कुछ ऐसे जो सेल्फ स्टाइल्ड इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को कहते हैं या मानते हैं, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिस तरह की वो अनर्गल बातें करते हैं कि ये प्रहार तो आतंकवाद पर करने का प्रयास है, डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश थी, या डॉक्टर आदिल के खिलाफ, या डॉक्टर शाहीन के खिलाफ, या डॉक्टर अंसारी के खिलाफ, इसमें किसी ने ना मुसलमानों के बारे में जनरल बात की, ना किसी ने इस्लाम धर्म के बारे में बात की, लेकिन वो इसे मुसलमानों से जोड़ रहे हैं और धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो धर्म की आड़ में इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी करतूतों को? गौरव जी, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति और अपनी स्वार्थ सिद्धि इसी एक फॉर्मूले पे चलती है, तुष्टीकरण, कि इस तरीके के तत्व गलती कर ही नहीं सकते हैं, गलती केवल सरकार ही कर सकती है। और इसी फॉर्मूले को लेकर के अब पूरे देश पे छाती पे मूंग दल रहे हैं करोड़ों नाजायज बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या। लेकिन उनको क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी अमानत है, और अगर इनको निकाला जाएगा तो हम चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। इसी तरह चरमपंथियों को कवर फायर देना, उनके बारे में खड़े हो जाना, उनके लिए तो आप इतना महिमा मंडित कर देंगे उनको, उनके पक्ष में ऐसे खड़े, क्योंकि उनके माता पिता भी नहीं खड़े होते हैं कई केस में। तो आपकी ये मजबूरी है, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि और पेटी पॉलिटिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं है, वोट बैंक पॉलिटिक्स और इनकी स्वार्थ सिद्धि जो है। लेकिन अब देश समझ चुका है, जाग चुका है। आपकी जो ये नीतियां हैं और आपके आदर्श सूचक शब्द है, कदाचित आपने अपने घर के बुजुर्गों के लिए भी उनको प्रयोग नहीं किया होगा। हाफिज जी, उसामा जी, यासीन मलिक साहब, ऐसे तो आदर्श सूचक शब्द तो मुझे लगता है कि आपने परिवार के बुजुर्गों के लिए भी इस्तेमाल नहीं मतलब वो यासीन मलिक जिसने भारतीय वायुसेना के 4 बेगुनाह अधिकारियों को जो निर्मम हत्या कर दी, वो दफ्तर जाने के लिए बाहर खड़े थे और अंधाधुंध गोलियां चला के उनको मार दिया, उनको तो ये गांधीयन बोलते हैं। और मतलब एक महात्मा गांधी का किस तरह से ये लोग अपमान करते हैं, ये समझ नहीं आता। लेकिन मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोग और इतिहास के पन्ने उलटते हैं। आप उस समय डीआईजी मेरठ थे जब अलकायदा का आतंकवादी और पढ़ा लिखा आतंकवादी उमर सईद शेख पकड़ा गया था। तो चाहे ये डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी हो, या फिर डॉक्टर आदिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर अंसारी हो, ये इतने पढ़े लिखे वो लोग आतंकवादी क्यों बन जाते हैं? क्या ये परिवार से कटे होते हैं? क्या इनकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती, फाइनेंशियल बॉन्डिंग नहीं होती? इतना पढ़ लिख के तो ये जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, ये आतंकवादी क्यों बन जाते हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनके माइंड की वायरिंग भी, क्योंकि इन सब चरमपंथियों से जिनका आपने नाम लिया, मोहम्मद उमर शेख हो या अन्य चरमपंथी, उनसे मेरी बड़ी विस्तार पूर्वक वार्ता होती है। दिमागी तौर पे मैं ये नहीं कह सकता हूं कि विक्षिप्त, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा शार्प, ज़हीन, अक्लमंद, वो सब प्रतिभाती। लेकिन कभी कभी कुछ एक दो स्क्रू ऐसे ढीले हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि शायद जो दीनी तालीम, और वो भी गलत जो तालीम दी गई है, उसको अनुसरण करने पे कदाचित उनको शायद 72 हूरों के दर्शन हो जाएं, कदाचित उनको शायद ऐसे जन्नत मिल जाए जहां पर शराब के चश्मे बह रहे हो और जहां जहां पर इस तरीके की बातें हो। ये भी मैंने देखा, अगर आप पाकिस्तान के इमाम और मौलानाओं की तकरीरें सुने, वहां पर जो बिल्कुल जैसे लगता है कि जैसे विजिटिंग टूर करके कोई आ रहा और फर्स्ट हैंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो हूरें चल रही हैं, उनकी फिजियोग्नॉमी के बारे में जो तस्करा होता है और शराब की क्वालिटी और जिस तरीके का तस्करा होता है, मुझे कभी कभी वाकई तरस आता है उनकी बुद्धि के ऊपर, इमामों के ऊपर, कि तो हम तो अगर किसी की जगह और कोई हमसे कहे कि आप इस रास्ते पर चले, तो मैं तो कहूँगा कि आप बड़े हैं, मेरे सरपरस्त हैं, मेरे मोहसिन हैं, पहले आप तशरीफ ले चले। जब आप तशरीफ ले जाए, वहां से जब कोई इल्हाम एहसास मुझे देंगे, तब मैं इसके बारे में गौर करूंगा। लेकिन वक्त आ गया है कि इमाम साहब, मौलाना साहब, पहले आप तशरीफ ले जाए। अच्छा, आपने इमाम साहब और मौलाना साहब का जिक्र किया, तो ये जो डॉक्टर हैं, प्रारंभिक जांच में ये निकला है कि नौगाम मस्जिद के जो मौलाना थे, मौलाना इरफान,
वो इनको इंडोक्ट्रिनेट कर रहे थे या इनको धर्म के बारे में गलत शिक्षा देकर आतंकवाद की ओर धकेल रहे थे। अब प्रश्न यह उठता है, ऐसे कितने मौलाना हैं, और न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि देश की अलग अलग मस्जिदों में, मदरसों में, जो कितने इस तरह के डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर और डॉक्टर सईद बना रहे हैं हमारे देश में। एक ढूंढो हजार मिलेंगे। इतनी बड़ी समस्या है। देखिए मदरसे कितने हैं, 38,000 तो ऑफिशियल है, जिसमें 28,000 गवर्नमेंट अप्रूव्ड जिनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, और 10,000 जो है अनअप्रूव्ड है। ये तो हुए ऑफिशियल फिगर्स। अनऑफिशियल फिगर्स ये कहते हैं कि कोई गांव ढूंढना मुश्किल है जहां मदरसा कम से कम एक ना हो। तो 5 लाख बताए जाते हैं अनऑफिशियल फिगर्स, और उसमें अगर आप देख लें कि क्या तालीम दी जा रही है और क्या शिक्षा दीक्षा हो रही है। इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स ने यह कहा है कि सारे शिक्षण संस्थाएं इंक्लूडिंग ऑल द मदरसाज, लीगल जो ऑथराइज्ड हैं, अनऑथराइज्ड, सबको इस अम्ब्रेला में ला करके उनके पाठ्यक्रम को एक तरीके से सरकार को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। जिस तरीके की ऊल जलू तालीम बच्चों को न दी जाए, बच्चों को माकूल तालीम दी जाए, बच्चों को वो तालीम दी जाए कि जिससे उनको आगे चल के ज़िंदगी में उनके काम आए, बनिस्बत इसके कि वो जा करके एक कट्टरपंथी निकल करके बाहर आए। आपने बिल्कुल सही कहा, मौलाना इरफान तो देखता था, बड़ा शातिर दिमाग का आदमी था कि कौन कमजोर जहनियत का सामने दिख रहा है, किसको एक कोई मजबूरी हो, या तो फाइनेंशियल या फैमिली की तरफ से, या दिमागी तौर पे जिसको लगता था कि कोई उलझन है, परेशानी है, ऐसे लोगों को टारगेट करना, जिससे कि वो कमज़ोर जहनियत के लोग होते हैं वो जल्दी चंगुल में फंस जाते हैं ऐसे लोगों के। और जो मजबूत जहनियत के होते हैं कहते हैं कि आओ हम तुम्हें आज भूत दिखाते हैं। हमने कहा कौन किसको भूत दिखाएगा अभी आपको मालूम नहीं है इमाम साहब, इसलिए गलत फहमी में न पालिए। लेकिन ऐसे लोग बड़े कम होते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले बड़ी संख्या में होते हैं। फिर बाद में अगर एक इन्फेक्ट होता है तो 10 को और इन्फेक्ट करता है। मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, क्योंकि इनमें से कुछ को यह बताया जा रहा है प्रारंभिक जांच में, और यह अदालतों में निकल कर आएगा कि गजवाए हिंद की ट्रेनिंग, मतलब पाकिस्तान में गजवाए हिंद की ट्रेनिंग दी जाती है, बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे ही देश में रहकर गजवाए हिंद की बात करना, ये तो मतलब ये बात गले से उतरती नहीं है। 2 देश आपने नाम लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तो वैसे भी भिखमंगों की जमात में आते हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। और यहाँ पे बैठने वालों की मैं यही कहूँगा कि यहाँ तो, और मैं भी कहता हूँ, आपको एक परिभाषा चुननी पड़ेगी। अगर आपको है, हम लोग तो बड़े उदार प्रवृत्ति हैं, अगर आपको इतना प्रेम पाकिस्तान और बांग्लादेश से है तो बेहतर होगा कि बोरिया बिस्तर बांधिए और प्रस्थान कीजिए। शुभस्त शीघ्रस्य। यहाँ इतनी कृपा अपने ऊपर भी कीजिए और हमारे ऊपर भी कीजिए, हमारे भारत के ऊपर कीजिए। जब आपका मन नहीं लग रहा है, हर चीज़ आपत्तिजनक है, तो क्यों अपने ऊपर इतना कष्ट झेल रहे हैं और हम यहाँ बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि अपना रास्ता आप चुन लीजिए। यहाँ पे कम से कम आपके लिए कोई स्थान नहीं है। और ऐसा आदमी जिसके बारे में भारत के संविधान और भारतीयों के लिए और जो पवित्र भावना नहीं है, उसका कोई स्थान भारतवर्ष में नहीं है। कम से कम आज जागा हुआ भारत यही कह रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या वो समय आ गया है कि ऐसे कितने मौलाना हैं, उन मौलानाओं की क्या शिक्षा रही है, उनकी क्या दीक्षा रही है, वो कहाँ से पढ़े लिखे हैं, उनको क्या दीनी तालीम मिली है, इसकी पड़ताल भी की भी आवश्यकता है। और क्या भारत में जैसे देवबंद है, मतलब एक देवबंदी है, एक बरेलवी है, और जितने बड़े बड़े इमाम हैं, जितने बड़े बड़े इस्लाम के स्कॉलर हैं, उन्हें अब खुलकर बाहर आने की आवश्यकता है। सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उन्हें खुलकर सामने आने की ज़रूरत है और खुलकर बताएं कि ये जो आतंकवादी कर रहे हैं ये इस्लाम नहीं है, जो ये कर रहे हैं गलत है। सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा गौरव जी। हमारे यहाँ मनीषियों की कमी नहीं है, और इस्लाम फेथ ने तो मनीषी मौलाना वहीदुद्दीन साहब और मौलाना मदनी, ये तमाम ऐसे लोग हैं, लेकिन इनको ये नहायत शरीफ और नेक इंसान है, साबित कदम लोग हैं, दानिशमंद लोग हैं। तो इनको लाने के लिए सरकार को, समाज को पहल करनी होगी। आप आइए और लोगों की सरपरस्ती फरमाएं, लोगों को रास्ता बताएं, सही चीज़ क्या है, गलत क्या है वो बताएं, और ये मान के चलिए। लेकिन वही कहते हैं, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ दब के बंद हो जाती है। जहाँ पर
500 लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और 5 लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, तो अच्छी बातें जल्दी सुनाई नहीं पड़ेंगी। तो सरकार और समाज का ये जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहन दें, सुरक्षा प्रदान करें और आवश्यकतानुसार मानदेय भी दें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपके प्रतिष्ठित मंच और आपके दर्शकों को, ये पुलिस और इंटेलिजेंस की ये प्रक्रिया है कि किसी भी पूजा स्थल में, मैं जब किसी कह रहा हूं तो किसी वहां पे जाके क्या आवाहन, क्या तकरीर और क्या फतवा और क्या खुतबा दिया जा रहा है, इसका सारांश बना करके पुलिस अधिकारियों शासन को नियमित भेजने की प्रक्रिया है और इसको भली भांति इसको पढ़ना चाहिए। और अगर कोई इस तरीके की बेबुनियाद चंडू खाने की गजवा हिंद अगर कर रहा है तो उसका स्थान यही कि यूएपीए की धारा 18 के अंतर्गत उनको कम से कम 10 साल के लिए सलाह के पीछे भेजें। और ये भी कोशिश की जा सकती है कि जो चरमपंथी ऐसे हैं उनका अंतिम संस्कार सलाह के पीछे ही हो, है ना, क्योंकि अब बहुत हो गया। हम लोग कितने दशकों से उमर शेख की अगर आप बात करें, जिसको आपने गिरफ्तार किया, एक ब्रेव पुलिस अधिकारी ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उसमें इंस्पेक्टर साहब ने आपके इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव, इंस्पेक्टर साहिबाबा, एक कांस्टेबल जो शहीद हुए थे उस एनकाउंटर में, और सर जॉन मेजर तत्कालीन प्रधानमंत्री यूके ने एक संदेश पत्र भी मुझे भेजा था और उसमें शुभकामनाएं के साथ, आभार के साथ साथ संवेदनाएं व्यक्त की थी। मतलब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर तो संवेदना कह रहा है, हमारे जो कुछ नेतागण हैं उनके मुंह में दही जम जाता है। पुलिस के बारे में बाप रे बाप एक शब्द अगर हम संवेदना कह देंगे तो हमारे तो वोट बैंक खिसक जाएगा। और वो भी चरमपंथियों से मुठभेड़ में अगर पुलिसकर्मी मारा गया है तो उसके बारे में तो संवेदना कहना सेल्फ गोल हो जाएगा, पैर पे कुल्हाड़ी चल जाएगी हमारे। नहीं, तो फिर ये तो बहुत चिंताजनक बात है कि अगर उनको लगता है कि अगर उन्होंने पुलिस वालों के प्रति संवेदना प्रकट कर दी, अगर आतंकवादियों की आतंकवादी मारे गए हैं, तो इसको वोट बैंक उनका खिसक जाएगा। मतलब उनके मन में भारत के मुसलमानों के प्रति क्या भाव है, ये तो उसी से उजागर हो जाता है। वो क्या सोचते हैं भारत के मुसलमानों के बारे में? आप समझ तो रहे ही हैं, क्योंकि ऐसे केस में कहीं और अगर होता है तो शायद आप कह भी देते, लेकिन चरमपंथियों से मुठभेड़ में हमारे पुलिसकर्मी शहीद होते हैं, चाहे मोहन चंद शर्मा जी हो और कोई भी हो। एक शब्द आपने बिल्कुल सही कहा, कश्मीर में विस्फोट में जो हमारे पुलिसकर्मी भाई हमारे परिवार के शहीद हुए, मैं तो ये कहूँगा एक शब्द संवेदना की इसीलिए नहीं कहा क्योंकि चरमपंथियों के खिलाफ वो तो चाहेंगे ही कि इसके बारे में, चरमपंथियों के बारे में तो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, पुलिसकर्मियों के बारे में संवेदना ऐसे मौके पे नहीं कहेंगे क्योंकि उनका वोट बैंक खसकता दिखाई पड़ेगा। तो बहुत चिंताजनक बात है देश के लिए। मतलब हम दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को झेल रहे थे, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से खतरा है, और अब ये आंतरिक खतरा इस तरह से, क्या इससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं, तैयार हैं? गौरव जी, आज की बात नहीं है, हमारे पूर्व सीडीएस लेट विपिन रावत सर ने, जी हाँ, विपिन रावत सर ने कहा था कि 2.5 फ्रंट, चीन पाकिस्तान तो सब जानते हैं, जो 0.5 फ्रंट भारत के अंदर है, इसके ऊपर हम जागरूक हैं। इसीलिए आप चक्रव्यूह में हम लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। रोड मैप है और उसके कई ट्रीटमेंट भी हैं। ट्रीटमेंट शुरुआत होती है जैसे होम्योपैथिक से शुरू होती है, लाल दवा से होती है, च्यवनप्राश से, तब भी अगर नहीं सुधरता है तो सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह जो करना होता है। ऑप्शंस आपके तर्कस में तीरों की कमी नहीं है, ये देश को निर्णय करना पड़ेगा कौन सा तीर कब चलाया जाना है। और कोई ये समझ ले कि वो बिल्कुल इनविंसिबल है, अभेद्य है, उसका कुछ हो नहीं सकता है, तो मूर्खता अपने दिमाग से जितने जल्दी निकाल लेगा उतना ही उसके अपने ऊपर कल्याण करेगा। क्योंकि औरंगजेब के काल में या आक्रांताओं के काल में अगर कभी अयोध्या पर हमला हुआ या फिर कभी मथुरा में कटासराज मंदिर या केशवराज मंदिर, उसको गिराया गया औरंगजेब के काल में, या फिर काशी विश्वनाथ को गिराया गया, अभी भी यही हो रहा है कि हमारे मंदिरों पर प्रहार करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं और मंदिरों के प्रसाद में केमिकल मिलाने की साजिश रच रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया आतंकवादियों ने 20 साल पहले। तो ये लगातार मंदिरों को निशाना बनाने की कोशिश, स्कूलों को, बाजारों को, अस्पतालों को, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या रिलीजियस प्रॉस्पेरिटी जो भी दिखाता है, उसको टारगेट करने की साजिश। जो हमारे मान स्तंभ है, जो हमारा मस्तक है, उस पर प्रहार करना कुछ लोगों के डीएनए में है, और जिनके डीएनए में है वो यही समझते, देखिए आपने खाना बनाया है, खीर बनाई है, तो कुत्ता मुंह तो डाल ही सकता है, खीर दोबारा बन जाएगी, लेकिन कुत्ते का इलाज भी बड़े कायदे से हो जाना चाहिए, और वो हो रहा है। मैं बड़ी ऐसी उपमा दे रहा हूं, आप कुछ असहज हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा डीएनए ऐसा है कि मैं तो खीर तो दोबारा बन जाएगी,
मंदिर की तो सुधार और पूरा पुनः पूजन हो ही जाएगा, लेकिन जिन्होंने ये दुस्साहस किया है उनका इलाज देश करना जानता है, कर रहा है, इसीलिए सब बिलबिला रहे हैं सब, जिसको कहते हैं थेथरई। अब खत्म होने का वक्त आ रहा है, और चूंकि खत्म होने के आ रहा है तो जब दीपक बुझने के टाइम आता है तो फड़फड़ाने लगता है। मैं इसको उसी तरह की फड़फड़ाहट देख रहा हूँ गौरव जी। क्या कानून को और ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, मस्जिदों में क्या तकरीर की जा रही है, मौलानाओं की अपनी शिक्षा क्या है, वो किस तरह की दीनी तालीम दे रहे हैं? क्या डॉक्टर उमर जैसे आतंकवादी तो बनकर नहीं निकल रहे हैं? क्या ये सब अब और गहनता से पड़ताल करने की आवश्यकता है? पहली बात। और दूसरी बात, जो पूरा इकोसिस्टम इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने की कोशिश करता है, क्या अब समय आ गया है कि उनको भी अब कटघरे में खड़ा किया जाए? आपने दो प्रश्न किए हैं, भाग एक पहले हम एड्रेस करते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या तकरीर दे रहा है, कौन किस प्रकार का उपदेश दे रहा है। अगर नकारात्मक दे रहा है, समाज विरोधी दे रहा है, देशद्रोही दे रहा है, तो बिल्कुल आपने सही कहा, इसके ऊपर शासकीय नियंत्रण होना चाहिए। और होता था, हमारे टाइम में होता था, मैंने खुद किया है। प्रत्येक पूजा स्थल में क्या तकरीर हो रही है और क्या खुतबा दिया जा रहा है, क्या उपदेश दिया जा रहा है, क्या प्रवचन, ये सब हम लोगों के सामने डेली इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आते थे। मैं चाहूंगा कि वो प्रैक्टिस अभी भी चल रही होगी, लेकिन हम लोग जैसे भूखा भेड़िया शेर बैठा होता है, किसी ने खिदमत का मौका दिया तो हमने मायूस नहीं किया उसको, सेवा भरपूर की, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा। मैं आज भी सारे अधिकारियों को, डीएमएसपीस को, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से कहूंगा कि कोई सेवा का मौका दे तो चूकिएगा मत। अब दूसरी बात आती है, जो कवर फायर देते हैं मैं उनको सपोर्ट सिस्टम मानता हूं। 120 पुरानी आईपीसी और उनके साथ वही आरोप होने चाहिए जो चरमपंथी के ऊपर होते हैं। ये आपका नॉनसेंस और अनर्गल प्रलाप काफी सुन लिया हम लोगों ने। आपको इतना ही शौक है तो आप राजपाट दीजिए छोड़ और चरमपंथियों के खेमे में स्लीपर सेल बन जाइए जाकर के। ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। इधर भी है चित भी हमारी, पट भी हमारी। ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ना इतना कठिन क्यों होता है आपकी दृष्टि में? देखिए, उनकी अपनी ट्रेनिंग होती है, उनकी मेंटरिंग होती है, और इंटरनेशनली इनका एक सपोर्ट सिस्टम होता है। इंटरनेशनल सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम होता है। ये ऐसा नहीं कि ये होम ग्रोन, कहने की तो यही होता है कि होम ग्रोन टेरर का मॉड्यूल, आपने जो डॉक्टर्स का मॉड्यूल देखा, इसका बेसिक फिलॉसफी थी होम ग्रोन टेरर एंड इंग्रेडिएंट्स दैट आर अवेलेबल एट द ग्रोसर्स शॉप और इन योर किचन। कोशिश इन्होंने यही की कि इस तरीके का मॉडल तैयार करें, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनके अंदर वो काबिलियत नहीं है। इनके अंदर जो इंटरनेशनल बैकअप है, उनसे जो कम्युनिकेशन है, जो फंडिंग है, वो कहाँ चली जाएगी? वो तो सामने आ ही जाएगी और आ गई है। इसी तरीके से जो भी वर्कर्स हो, आपके स्लीपर सेल है, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, थोड़ा डिफिकल्टी जरूर है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, और एक शार्प इन्वेस्टिगेटर तह तक बिल्कुल पहुंच सकता है, और पहुंचते हैं और पहुंचाए गए हैं इस तरीके के लोग। क्या जरूरत है कि अब स्पेशल कोर्ट्स हों, इस तरह के जो मामले हों, टाइम बाउंड तरीके से एविडेंस पब्लिक डोमेन में लाया जाए, थ्रू प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस इनके खिलाफ कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा इनको दी जाए, ताकि या फिर हमारे समाज में ही इस तरह के लोग ना निकले। और इतनी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाताल से ढूंढ निकालेंगे, ऐसी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट कि अगला आदमी आतंकवादी बनने से पहले 10 वर्ष। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यूएपीए के अंतर्गत, एनएसए के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई हो जो नजदीक, पहले एनएसए लगा दें, यूएपीए लगा दें, चल अचल संपत्ति कुर कर लें। और आपने जो आखिरी बात कही, स्पेशल कोर्ट्स में 30 वर्किंग डेज के अंदर इनको सजा सुना दें, वरना जो आपने 1993 ब्लास्ट की बात की और आपने 2001 ब्लास्ट की बात की, जो एक्विटल हुए, पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ा। और इन तरीके के स्वयंभू नेताओं को ये मौका मिला, हमारे बेगुनाह नौजवान, इनको सजा नहीं, इनको गलत निरुद्ध किया गया, अब इसका मुआवजा कौन भरेगा, ये मौका हम उनको दे देते हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके सजा दे दें, और ये पहले हम लोग कर चुके हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, टाडा आया, हटा दिया गया, पोटा आया, हटा दिया गया। यूएपीए का फेथफुल इम्प्लीमेंटेशन 30 दिन के अंदर हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग पूरी हो जाए, और 30 वर्किंग डे के बाद आप खुद देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि जब परिणाम होगा, मरना तुम वैसे भी अगर कोई चाहता है वैसे न मरे तो ठीक है, जेल में जाओ, फांसी की सजा वहां हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए ना, हम पाल के रखते हैं आतंकवादियों को। उमर शेख को जेल में बंद करके रखा, वो मौलाना, आतंक के मौलाना मसूद अजहर को जेल में बंद करके रखा। पाकिस्तानियों ने IC-814 हाईजैक किया हमारा विमान और उनको छुड़ा ले गए कुछ वर्षों बाद। तो हम उनको पालते पोसते क्यों हैं, जेल में क्यों बंद करते हैं? सजा दे, फांसी दे। बिल्कुल सही आपने कहा, फांसी दे करके खत्म करें, या फिर हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ऐसा ले जाएं जो कि वो जिंदगी मौत से भी बदतर हो।
फिर वो न हो कि जिस तरीके के मतलब खाना आप खाने के आदी हैं, फिर ये जो 5 स्टार क्विजीन और फूड आपको नहीं मिलना चाहिए। आपको जो औसत कैदी को मिलता है वही आपको भी मिलना चाहिए। और जेल की लाइफ फिर इतनी खराब होनी चाहिए आपके लिए कि आप त्राह त्राह वैसे ही कर दें। अब मैं इस पे आता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक को उन्होंने क्या कहा था, ये अमन के फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर्स उन्होंने नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में करवाए। क्या मजबूरी थी आपकी कि इस तरीके के धूर्त के लेक्चर्स आपने व्याख्यान अमन का फरिश्ता कह करके आपने कराया। और ये जो हमारे यहाँ हैं अमन की आशा और जिनकी शामें पूरी नहीं होती है बिना मेहदी हसन और आबिदा परवीन के गज़लों और नज़मों के बिना, उनको भी सोचना चाहिए। हमारे यहाँ भी गज़ल और नज़में गाने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर शौक़ है आपको तो पाकिस्तानी ही फ़नकारों से आप सुने और उनके गज़लें और नज़में बजाएं अपने यहाँ जलसों में। मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे लोगों से जो पाकिस्तानी कलाकारों को प्राथमिकता देते हैं, अमन की आशा और कबूतर उड़ाने के चक्कर में रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम इस चक्रव्यूह में हैं इस समय, और हर तरफ से ऐसा लग रहा है घिरते जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश, तीसरी तरफ ये डॉक्टर जिनको हम सेकंड टू गॉड मानते हैं कि ये तो हमारा उपचार करेंगे, ये तो हम ही को मारने की साजिश कर रहे हैं। इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए? आपके हिसाब से वो 3 ठोस कदम क्या है जो भारत को उठाने चाहिए, और क्या हम वो उठा रहे हैं? ऐसा कोई चक्रव्यूह नहीं है जो कि अर्जुन और गांडीव को घेर सके। अर्जुन और गांडीव अभेद्य है, भारत अभेद्य है। और चूंकि अभेद्य है, जो 3 आपने कहा, सबसे पहले कठोर नियमावली, कठोर नियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन, और जो हमारे इस तरीके की असंयत बातें इनको सपोर्ट सिस्टम करते हैं उनको भी प्रसाद पर्याप्त और तत्काल मिलना चाहिए। डॉक्टर विक्रम सिंह, आप आज तक पर चक्रव्यूह में मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही कि भारत सुरक्षित रहे और जो आस्तीन में सांप हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत शाश्वत था, है और सदैव रहेगा। इन सांपों की औकात नहीं है। धन्यवाद सर।